हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न बैंक है आपकी 2022-23 और कक्षा 9th। और इसमें कक्षा 9th के अंतर्गत हम विषय सामाजिक विज्ञान के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम आज हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए ये आपकी प्रश्न बैंक है और इसमें आपका नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो पहला चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो अध्याय 1 और पाठ का नाम है भारत आकार और स्थिति। प्रश्न बैंक 2022-23 और ये भूगोल का चैप्टर है आपका पहला कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें हम आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही आज हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, तो इनमें से एक विकल्प आपका सही है, 3 विकल्प गलत हैं। तो आपको सही विकल्प का चुनाव इसमें करना है। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। मध्य माने क्या होता है? बीच। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर देखिए ये 0 से निशान लगाया उसको डिग्री पढ़ेंगे, उसके बाद में 30 के बगल में डैश सा लगाया उसको हम पढ़ेंगे मिनट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा निशान दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर 30 के बाद में, तो इसको मिनट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4%। पहला ही आंसर उत्तर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। ऑप्शन बा सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? तो ये भी आ जाता है आपकी जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हुई थी उसमें आ जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। इसको हम डिग्री पढ़ेंगे और इसके बगल में 25 के बाद में थोड़ा सा डैश सा निशान लगाया उसको हम मिनट पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 2 घंटे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप स्थित है। ऑप्शन बा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके बस वो खालिस्तान है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें क्या बनना है आपको? 32.8 लाख बनना है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है। तो इसमें बनना है आपको इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कह सकते हैं आप। इसमें भरना है आपको इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरब सागर भारत के
पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी अरब सागर किधर है, पश्चिम में स्थित है। पूर्व में हमारी बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है भारत के, और दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को आप देख सकते हैं, इसमें बनना है आपको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, यानी ये भी समुद्र है, पश्चिम में भी समुद्र है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की तटीय तटीय क्या होती है, जो सीमा हमारी समुद्र से लगती है, 7516.6 किलोमीटर है, यानी द्वीपों को जोड़कर, द्वीप समूह है हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़कर हमारी कितनी है टोटल, भारत की 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के, इसमें बनना है आपको मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार, इसमें बनना है आपको 30 डिग्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में महाद्वीपों की संख्या, इसमें बनना है आपको 7 है, यानी विश्व में, यानी पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, यानी विश्व का, यानी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 5, इसमें बनना है आपको 5 महासागर हैं, यानी 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं पृथ्वी पर। अगला है इसमें आपका, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है, यानी भूमध्य रेखा का मान कितना है, 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें 7 है। जो स्थल माने क्या होता है, जमीन से हमारे देश की सीमा से लगते हैं, तो कौन कौन से हैं, चीन है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है भारत के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य की दूरी कम हो गई है, कितनी कम हो गई है, 7000 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो कौन से 2 सागर हैं वो, जिसको सुएज नहर जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, यानी उत्तर पश्चिम में हमारे 2 पड़ोसी हैं, एक तो पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान, ठीक है। यानी उत्तर पश्चिम में कितने पड़ोसी हैं, हमारे 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी भारत के कुल 9 पड़ोसी हैं, देश हैं। पूरब में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार। इसके बाद में हम आते हैं उत्तर पूर्व में हमारे 3 पड़ोसी हैं, चीन, नेपाल और भूटान। इसके बाद में हम आते हैं उत्तर पश्चिम की दिशा में, तो उत्तर पश्चिम में हमारे 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके बाद में आते हैं हम दक्षिण में, तो दक्षिण में 2 पड़ोसी हमारे, श्रीलंका और मालदीव। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वीप स्थित देशों के नाम लिखिए, यानी कौन से द्वीपीय देश हैं भारत के पड़ोसी, तो श्रीलंका और मालदीव, जो दक्षिण में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो बांग्लादेश और म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो कौन सा है, गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं सत्य में आपका, इसमें आपको आपके सत्य बताना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रश्नों के सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, और हमारे देश का स्थान कौन सा है? 7वें नंबर पर हमारा देश है दुनिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है, तो यह सत्य हो जाएगा। यानी भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हमारा कौन सा है? अरब सागर है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पृथक माने क्या होता है? अलग करना, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कभी कभी कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है, तो कौन सी हो जाएगी? मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद में आपके अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देशों चीन, नेपाल, भूटान है। यानी कि भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुर्रे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं हम आपकी टेबल पर। टेबल आपको आमने सामने लिखना है, टेबल यानी जोड़ियां, ठीक है। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित की जोड़ियां बनाइए। एक तरफ दिया कॉलम आ, दूसरी तरफ दिया कॉलम बा, तो आ से बा को आपको मिलाना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें पाकिस्तान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं भारत के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है भारत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ नंबर, यानी कि 2.4% क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है इसमें राजस्थान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, यानी कि भारत में सबसे क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य होता है, छोटा राज्य क्षेत्रफल में सबसे गोवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा, तो इनकी दोनों की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु विभाजन। तो आप देख सकते हैं ये पहले का आंसर हो जाएगा ये वाला, और इसके बाद में दूसरे का आंसर ये हो जाएगा, तीसरे का आंसर ये हो जाएगा, और चौथे का आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा, पांचवे का आंसर हो जाएगा जलवायु विभाजन। अब इसके बाद में अगला पार्ट लेते हैं आपका, ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो आज हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये वाला चैप्टर है आपका अध्याय 2 और भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें से आपका नक्शा बनने के लिए आएगा, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब चैप्टर है आपका अगला अफवाह, ठीक है, अध्याय 3 पार्ट का नाम है अफवाह, और ये आपका भूगोल का चैप्टर है, विषय भूगोल कक्षा 9, ठीक है। और प्रश्न बैंक 2022-23, तो इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो एक ही यहाँ से प्रारंभ में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 4 विकल्पों वाले प्रश्न है। पहले, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? संगम माने क्या होता है? मिलती हैं दोनों नदियां,
तो कहाँ पर मिलती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? संगम माने क्या होता है? मिलना। कौन कौन सी नदियां इलाहाबाद में मिलती हैं? तो कौन सी मिलती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा यमुना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम माने क्या होता है? निकलना। यानी कहाँ से निकलती है सिंधु नदी? मानसरोवर झील से निकलती है, यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कश्मीर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर का, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है जी, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में ये समा जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ठीक है, और भारत की बात करें तो सबसे बड़ी नदी गंगा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व मैदानी भागों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व लोकताल झील। अगला क्वेश्चन लेते हैं जे अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यानी नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में ये समा जाती है। पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अब इसके बाद में आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहले ही बनना है आपको यमुना। गंगा यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना यमुना नदी है। ठीक है, तो इसमें यमुना बनना है। दूसरा है सुंदरबन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन। इसमें सुंदरबन बनना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सिंध नदी अरब सागर नदी, ये नदी नहीं है, यहाँ पर ये डबल डबल प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा बनना है आपको। इसमें नदी है, यानी सबसे बड़ी नदी की बात करें भारत में तो गंगा हो जाएगी, और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जिसको हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश अपवाह तंत्र पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनका अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, यानी कि पूर्व में पश्चिम से निकलती हैं और अधिकतर पूर्व में बहती हैं, और पूर्व में कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल, यानी गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है, हिमनद से माना जाता है। ठीक है, यानी गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में का क्या नाम है? इसका सांगपो नदी है। ठीक है, यानी अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर, इसमें बनना है आपको महाबालेश्वर से है। अगला क्वेश्चन है,
अमरावती, हेमावती, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? अमरावती और हेमावती। तो इसमें आपको कावेरी बनना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय अफवाह अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। तो भारत की हिमालय से निकलने वाली 3 मुख्य नदियां हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र है, एक गंगा है, एक सिंधु है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम आपके एक शब्द एक वाक्य के उत्तरों पर। तो इसमें देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल। यानी उद्गम माने क्या होता है? निकलना। यानी कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से। कौन सी नदी? कावेरी नदी। आगे क्वेश्चन देखिए दूसरा, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, तापी नदी या ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम है? उद्गम माने क्या होता है? निकलना। तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका मैंने बताया था गोदावरी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख, गिलगिट तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी है। तो इसका एक कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है उड़ीसा में महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, पुणे, वर्धा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की है सहायक नदियां ये सभी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3%। यानी कि पृथ्वी पर मीठे पानी की मात्रा यानी स्वच्छ पानी की मात्रा केवल 3% है और 97% पानी कैसा है? लवणी यानी खारा पानी है। ठीक है, यह भी आ जाता है आपकी अर्धवार्षिक वो उसमें त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी कि नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में बहती है और ये मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में, राजस्थान के बाद में गुजरात में ये से होती हुई अरब सागर में चली जाती है, समा जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोकुर झील का उदाहरण लिखिए। तो इसका हो जाएगा बुलर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की किसी एक लैगून झील का नाम लिखिए। तो लैगून झील के उदाहरण लिखना है आपको। तो इसमें कौन सी हो जाएंगी लैगून झील? आपकी चिल्का झील है, पुलिकट झील है और कोलेरू झील है। ठीक है, कौन सी है? चिल्का चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। तो आपको चिल्का याद रखना है जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लिंगा मक्खी झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की कोई 2 मीठी पानी की झीलों के नाम लिखिए। तो मीठे पानी की झील अधिकतर जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील है, डल झील है, भीमताल झील है और नैनीताल झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। यानी एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी यानी भारत की बात करें हम तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है।
और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो फिर आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। इनमें यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वार नद मुख का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती नदी या ताप्ती नदी। अब इसके बाद में आते हैं आपके, इसमें सत्य सत्य बताना है आपको। निम्नलिखित में निम्न प्रश्नों में सत्य अवलेख असत्य लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियां का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट से है। तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को परतंत्र कहा जाता है। तो यह सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो ये सत्य हो जाएगा, यानी भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं जी। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो ये असत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम यमुना नदी का उद्गम माने क्या होता है? निकलना यमुनोत्री हिमनद से होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और इसको ये बांग्लादेश में बहती है तो इसको जमुना कहने लगते हैं, और ये चीन में बहती है तब इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के समानांतर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, यानी कि ये भी सत्य हो जाएगा आपका। समानांतर माने क्या होता है? समान रूप से, यानी एक ही दिशा में ये बहती हैं। और किसका निर्माण करती हैं? ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपकी ये टेबल है, तो टेबल को आपको जोड़ियों को आमने सामने लिखना है हमेशा। जब भी आप जोड़ियां लिखेंगे तो आमने सामने ही आपको लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए निम्नलिखित की जोड़ियां बनाइए। एक तरफ दिया कॉलम आ, दूसरी तरफ दिया कॉलम बा। ठीक है, तो इसको आपको आमने सामने लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका झेलम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, दूसरा है इसमें ब्यास नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। ठीक है, तीसरा है सतलज नदी, इसका आंसर हो जाएगा राक्षस ताल। ठीक है, अगला है रावी नदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेषनाग झील। ठीक है, अगला है चिनार नदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रभागा। देखिए आप देख सकते हैं, ये पहले का आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, ये चौथे का आंसर हो जाएगा, ये पांचवें का आंसर हो जाएगा। तो जोड़ियों को हमेशा आपको आमने सामने लिखना है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखना है आपको झेलम नदी। ठीक है, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको? पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर क्या लिखना है? ब्यास नदी, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको? रोहतांग दर्रा। ठीक है, तीसरे नंबर पर लिखना है आपको सतलज नदी, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको? राक्षस ताल। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या लिखना है? रावी नदी, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है? शेषनाग झील। ठीक है, अगला लिखना है आपको पांचवें नंबर पर चिनार नदी, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको? चंद्रभागा। ठीक है, यानी जोड़ियों को हमेशा आपको आमने सामने लिखना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पार्ट है आपका जलवायु। ठीक है,
तो इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं हम। इसमें देखिए सबसे पहले क्या बताना है आपको, बहुविकल्पी प्रश्न है, उनको देख लेते हैं पहले। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न यानी 4 विकल्प वाले प्रश्न हैं आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी तापमान कहाँ होता है, सबसे गर्म। तो ये जैसलमेर में होता है। जैसलमेर कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आम्र वृष्टि वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, शीतकालीन मानसून, शीतकालीन, शीत माने क्या होता है? ठंड। मानसूनी वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? तो कौन से राज्य में नहीं होती? कर्नाटक में नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, यानी सबसे कम? तो लेह में पाया जाता है, और लेह कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख क्या है आपका? केंद्र शासित क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे ठंडा लेह यानी लद्दाख में, और सबसे गर्म जैसलमेर जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मासिन राम। मासिन राम कहाँ स्थित है? ये मेघालय राज्य में स्थित है। यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। अगला क्वेश्चन है, जेट धाराएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर तन वायु, यानी ये ऊपर दिशा में चलती हैं, बहुत ही स्पीड से चलती हैं जी। अब इसके बाद में आपके खालिस्तान है जी। इसमें देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानसूनी शब्द की उत्पत्ति, तो इसमें बनना है आपको अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भारत में ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म माने क्या होता है? गर्मी, मानसून के प्रवाह की दिशा तो क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व है। ठीक है, इसमें ये बनना है दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा तो किस मानसून से होती है? इसमें बनना है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल तट पर पहुंचता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ दस्तक देता है, यानी सबसे पहले प्रवेश करता है केरल में। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु, शीत माने क्या होता है? ठंड, ITC जेट, तो उसमें उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाता है। ठीक है, ये बनना है उत्तरी या दक्षिणी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी मानसून से वर्षा होती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी क्या एक समुद्र है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी से ही वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, या मौसम किसे कहते हैं, एक वाक्य में उत्तर आ सकता है, तो यहां से लिख सकते हैं आप, एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानसून की 2 शाखाएं, तो इसमें बनना है आपको गंगा
में मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, ग्रीष्म माने क्या होता है, गर्मी। गरज, गरज माने बादल गरजता है, गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। या काल बैसाखी किसे कहते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं आप, ग्रीष्म ऋतु में, ऋतु माने ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी की ऋतु में गर्म गरज के साथ यानी बादल गरजते हैं, गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु, इसमें बनना है आपको, तमिलनाडु राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक दिखाई देता है। ठीक है, कौन से राज्य में, तमिलनाडु में। अब इसमें लेते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम क्या है। तो इसमें देखिए बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है, जेट धाराएं एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्षण किसे कहते हैं। तो बर्षण माने वर्षा ही होता है। ठीक है, जब जल, जल यानी पानी, द्रव, द्रव क्या होता है, द्रव पदार्थ तो नहीं, पतला, द्रव या ठोस, ठोस क्या होती है, बर्फ, यानी कि जब ओले पड़ते हैं तो उसको ठोस अवस्था में गिरते हैं। जब जल द्रव या ठोस रूप में धरातल, धरातल माने क्या होता है, जमीन पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, बर्षण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शीतलहर क्या है। शीतलहर क्या होती है, यानी ठंडी हवा, शीतकाल में चलने वाली मौसमी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। ठीक है, जो सर्दी के मौसम में जो हवाएं चलती हैं उसको हम शीतलहर कहते हैं। महावट किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिए, शीतकाल में यानी कि सर्दी के मौसम में, शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर क्या, हिमपात यानी बर्फ गिरती रहती है, उसे स्थानीय तौर पर क्या कहते हैं, महावट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल नीनो क्या है। तो इसका आंसर देखिए, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का विकास एल नीनो कहते हैं या कहलाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, मानसून विराम क्या है। इसका आंसर देखिए, मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा कुछ दिनों के लिए रुकना मानसून विराम कहलाता है। यानी मानसूनी वर्षा कुछ समय के लिए रुक जाती है या कुछ दिनों के लिए रुक जाती है तो उसको मानसून विराम, विराम का माने क्या होता है, रुकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध हैं। तो भारत में दो कटिबंध हैं, एक तो उष्ण कटिबंध पहला और दूसरा है उपोष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, अरब सागरीय मानसूनी शाखाओं से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम लिखिए। यानी अरब सागर से कौन कौन से राज्यों में वर्षा होती है, तो केरल होती है, केरल में, गोवा में, कर्नाटक में। ये किससे लगे हैं, अरब सागर से लगे हुए हैं राज्य हैं ये हमारे, यानी कि केरल, गोवा एवं कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है आपका, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखिए। यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले राज्य कौन से हैं जिनमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रमुख चार ऋतुओं के नाम लिखिए। तो ऋतुएं कितनी हैं भारत में, 4 ऋतुएं, कौन कौन सी हैं, शीत ऋतु यानी ठंड, ग्रीष्म माने गर्मी, मानसूनी मानसून का आगमन यानी जब वर्षा प्रारंभ होती है तो उसको कहते हैं मानसून का आगमन, और मानसून की वापसी, जब वर्षा समाप्त होने पर आती है तो उसको कहते हैं हम मानसून की वापसी। तो भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, 4, कौन कौन सी होती हैं, शीत ऋतु यानी ठंड, ग्रीष्म यानी गर्मी, मानसून का आगमन, जब वर्षा प्रारंभ होती है तो उसको कहते हैं मानसून का आगमन, और जब वर्षा समाप्त होने की ओर होती है तब उसको कहते हैं मानसून की वापसी।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। इसमें आपको बताना है सत्य अवलेख असत्य बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। मानसून, मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। दोनों के तत्व कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है, यानी जो प्रायद्वीप है हमारे, वो द्वीप हैं, भारतीय द्वीप हैं, द्वीप में द्वीपों पे सबसे पहली वर्षा होती है, यानी द्वीप कौन सा, लक्षद्वीप। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ठंडा दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है, तो यह सत्य हो जाएगा। यानी ठंडा दिन कौन से उसमें रहता है, ठंडा दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है। यानी शीत ऋतु में, शीत माने ठंड में क्या होता है, दिन तो होते हैं गर्म और रातें होती हैं ठंडी, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। तटीय प्रदेश क्या होते हैं, जिन प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगी होती है उसको हम तटीय प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर तापांतर, ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि तापांतर कम रहता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है, तो ये असत्य हो। ग्रीष्म माने क्या होता है, गर्मी। तिब्बत का पठार कैसा रहता है, गर्म रहता है, तो ये असत्य हो जाएगा, गर्म रहता है। और टेम्परेचर कितना रहता है, लगभग 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में वर्षा अरब सागरी मानसून से होती है, तो ये असत्य हो जाएगा, अरब सागर से नहीं होती है दिल्ली में वर्षा, कौन से मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं, तो ये असत्य हो जाएगा। लू यानी लपट कब चलती है, हमारी ग्रीष्म ऋतु में चलती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शीतकाल कह रहा है। शीत माने क्या होता है, ठंड होती है, तो ठंड में तो लू चलती नहीं है, कब में चलती है, गर्मी में चलती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में इसकी टेबल है। टेबल को आपको हमेशा जोड़ियों को आमने सामने लिखना है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ दिया है एक तरफ, कॉलम बा दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, फूलों की बौछार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहवा, ठीक है। दूसरा है मानसून प्रत्यावर्तन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, पश्चिमी विक्षोभ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवात, ठीक है। फिर इसके बाद में काल वैसाखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, बेबी क्राइस्ट, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल नीनो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठंडी जलधारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठंडी जलधारा का सही आंसर पेरू हो जाएगा, ठीक है। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेट वायु धाराएं, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका 8 नंबर का आंध्र प्रदेश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। यानी जोड़ियों को क्या करना है, आपको आमने सामने में लगाना है। कैसे मिलाना है, पहले लिखना है फूलों की बौछार, इसमें आगे डैश करके लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, कहवा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे को मिला लेंगे, मानसून प्रत्यारोपण लिख देंगे, इसके आगे डैश करेंगे,
उसके आगे लिखना है सितंबर। ठीक है, इस प्रकार जोड़ियों को आपको आमने सामने ही हमेशा लिखना है। ठीक है, इसके बाद में ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हल करने वाले हैं। इसमें है, देखिए ये चैप्टर है आपका भूगोल का ही है जी, अध्याय 5। तो इसमें से आपके प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य प्राणी, इसमें से इस पार्ट में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस पार्ट में से 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आना आपके। ठीक है, केवल 2 अंक के 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके नहीं आएंगे। हालांकि ये प्रश्न बैंक में दिए हैं, लेकिन इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। तो इसको हम अभी छोड़ रहे हैं, इसके बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका जनसंख्या। इसमें से प्राकृतिक वनस्पति में है आपके, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। केवल आपके इसमें से आप देख सकते हैं, इस पार्ट में से आपके 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो इसमें अगला पार्ट है आपका भूगोल के पूरे चैप्टर आपके लिए मैं हल कर देता हूँ आज ही। तो आपका एक भूगोल क्लियर हो जाएगा। अध्याय 6 और पार्ट का नाम है जनसंख्या। ये भूगोल का चैप्टर है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है। इसमें पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी सबसे भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा राज्य बड़ा है? हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा है। ठीक है, और यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? यानी पड़ोसी देश जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में ज़्यादा लोगों का निवास। तो सबसे पड़ोसी देशों की बात हो रही है यहाँ पर, यानी भारत का पड़ोसी देश तो सभी हैं इसमें, लेकिन है ना बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका निम्न में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। या लिंगानुपात क्या किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे आप? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? न्यूनतम माने क्या होता है? सबसे कम। तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो भारत का पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं, यानी रहते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? पूरे भारत की बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर का क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं, यानी रहते हैं। अब इसके बाद में आपके खाली स्थान है ए, तो इसको खाली स्थानों को देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। या मृत्यु दर किसे कहते हैं? ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो इसी को आपको लिख देना है।
यानी एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बनना है आपको, मृत्यु दर। दूसरा है लोगों का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाना, तो इसमें क्या भरेंगे आप, प्रवास कहते हैं। ठीक है, जैसे कहीं कोई काम धंधा नहीं है तो क्या करते हैं लोग, अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे अन्य क्षेत्र में निवास करने लगते हैं, चले जाते हैं, तो उसको क्या कहलाता है, वो प्रवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की में साक्षरता, साक्षरता माने क्या होता है, पढ़े लिखे लोग 73% है। यानी कि टोटल कितनी साक्षरता है भारत में, 73%। इसमें देखिए पुरुष पुरुष कितने हैं, कितने साक्षर हैं पुरुष, 80.9%, और महिलाएं कितनी है, 64.6%। यानी कि दोनों को जोड़ के कितनी है, 73% है। ठीक है, ये अलग अलग मैंने लिख दिया है, हो सकता है महिलाओं की पूछ ले साक्षरता भारत में कितनी है, तो क्या लिखोगे आप, 64.6% है, और पुरुषों की है 80.9%। अगला क्वेश्चन है आपका, किशोर जनसंख्या में प्राय 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। यानी कि किशोर जनसंख्या कितनी कहलाती है, किशोर जनसंख्या कहलाती है 10 वर्ष से 19 वर्ष आयु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक शिक्षित व्यक्ति, एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही, इसमें बनना है आपको, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकती है। ठीक है, इसके बाद में अगला वो है आपका, ये आपको एक वाक्य एक शब्द में उत्तर है, तो उसमें देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है, तो इसका क्या है, यहाँ पर समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी तथा पर्याप्त वर्षा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है, नाम लिखिए, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, यानी जनसंख्या परिवर्तन को 3 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या है, इसमें देखिए मैंने परिभाषा दी है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। भारत में कितनी है जनसंख्या घनत्व, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की आधी आबादी 5 राज्यों में निवास करती है, कौन कौन से बड़े राज्य हैं, सबसे बड़ा राज्य है आबादी में, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है, उत्तर प्रदेश में, इसके बाद में महाराष्ट्र में, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, यानी बिहार और महाराष्ट्र लगभग एक समान है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश सॉरी, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इसके बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, और इसके बाद में आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है भारत का जनसंख्या घनत्व, तो इसका भारत का जनसंख्या घनत्व कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 382 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1872 में। यानी कि जनगणना का मतलब क्या होता है, लोगों की गिनती, कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। तो जनगणना के वर्ष बाद होती है, कितने वर्ष की बात की जाती है, 10 वर्ष की बात की जाती है। तो सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी, अगला ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 877 है। ठीक है, सबसे कम कौन से राज्य में, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। केरल में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084 है। यानी यहाँ पर महिलाएं सबसे ज्यादा हैं और पुरुष कम है। ये पहले पुरुषों की संख्या, दूसरे नंबर पर महिलाओं की संख्या है। यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 877
77। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। यहाँ पर 1000 प्रसवों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आते हैं सत्य सत्य लेते हैं हम। इसमें से बहुत अच्छा दिया है, इसमें जीके में बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आपके इस उससे पूछे जाते हैं, कक्षा 9 की बुक से। तो इसमें देखिए सत्य सत्य बताना है आपको, सत्य सत्य बताइए। पहला क्वेश्चन है इसमें, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीवन जीने की औसत आयु 68 वर्ष है, ये भी सत्य हो जाएगा। लगभग कितनी दी है बुक में हमारी? बुक में दी है 67.9 यानी 68 वर्ष। ठीक है, लगभग। अगला क्वेश्चन है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। कार्यशील माने क्या होता है? काम करने वाले, कार्यशील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, तो यह सत्य हो जाएगा। यानी जनगणना कितने वर्ष के अंतराल से की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय के आधार पर उद्योग में संलग्न जनसंख्या को तृतीय व्यवसाय में रखा गया, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी उद्योग में लगे हैं जो कर्मचारी ही हैं, तो कर्मचारी किस क्षेत्र में आते हैं? सेवा क्षेत्र में, इसलिए उनको तृतीय व्यवसाय में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे लोग शामिल हैं। ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि, कृषि माने क्या होता है? खेती, कार्य में लगे लोग शामिल हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से देश के आर्थिक विकास की जानकारी मिलती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब इसमें आपकी टेबल है, उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सही जोड़ी बनाना है, सही जोड़ियों को आपको हमेशा क्या लिखना है? आमने सामने लिखना है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला है आपका सिक्किम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 लाख। ठीक है, सिक्किम की जो जनसंख्या है यानी आबादी है सबसे कम है, यानी 6 लाख के आसपास। ठीक है। दूसरा है पहली जनगणना, पहली जनगणना हमारी कब हुई थी भारत में? 1872 में हुई थी। ठीक है। अगला है इसमें संपूर्ण जनगणना, यानी भारत में संपूर्ण जनगणना किस सन में हुई थी? 1881, ध्यान रखना है। यानी पहली जनगणना हुई थी हमारी 1872 में, और भारत देश में संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। दोनों ही अलग अलग हैं, ध्यान रखना है दोनों को। अगला क्वेश्चन है, बाल, युवा, वृद्ध एवं वृद्ध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयु संरचना। ठीक है। इसके बाद में अगला है क्रियाकलाप के आधार पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगरीय एवं ग्रामीण संरचना, यानी पहले का आंसर ये हो जाएगा। दूसरे का 1872, तीसरे का 1881, चौथे का आयु संरचना, और पांचवें का हो जाएगा नगरीय एवं ग्रामीण संरचना। अब इसके बाद में इसमें अब दिए हैं आपके, ये आपका भूगोल का चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। ठीक है। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो आपके लिए कितनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक करने में आपका क्या जा रहा है? प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स। और इस जो क्वेश्चन बैंक है आपकी, इसकी पीडीएफ की लिंक
मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस पूरी प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे हल किए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, तो वहाँ से आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको पूरी प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।